डियर स्टूडेंट्स, हम लोग भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की चर्चा कर रहे हैं जहाँ पर आपको परेशानी होती है और एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं उसमें आपको, और ऐसे ही सब टॉपिक है लेकिन कम समय में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ बता दें जो आपको हेल्प मिले। इसमें लिखा हुआ है जलवायु एवं मौसम, क्लाइमेट एंड वेदर क्या होता है, इसको हम लोग अलग अलग करके समझ लेते हैं। ये आपको बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं लेकिन सबका अर्थ ज्योग्राफी में अलग अलग है। तो इसको जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है, तो आप देखें पहले जलवायु है क्या। जलवायु क्लाइमेट की बुक में तो अनेक तरह से चाहे जो किया गया है, इसको एक लाइन में आप ऐसे पढ़ेंगे कि एवरेज कंडीशंस ऑफ वेदर, इसका हिंदी हो गया एवरेज मतलब औसत जानते हैं, कंडीशन मींस दशा और वेदर मतलब मौसम के औसतीय दशा को जलवायु कहा जाता है। समझ गए? तो फिर आपको आएगा जो मौसम क्या है, ऐसे ही यहाँ पढ़ेंगे वेदर। तो वेदर क्या है, क्या और आसान है कि एवरेज आप लिखेंगे, एवरेज कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर। आइए समझ गए हो कि वायुमंडल के औसतीय दशा को मौसम कहा जाता है। तो फिर इसमें थोड़ा सा और जोड़ देते हैं, मौसम जो है क्षण क्षण बदलता है, ये सेकंड में, मिनट में, घंटों में बदल सकता है, लेकिन जलवायु जो अभी का जो ट्रेंड है 30 से 35 वर्षों पर ये बदलता है। ये ख्याल रखेंगे, सब क्वेश्चन जो फॉर्म में है। तो मौसम की औसतीय दशा क्या है, जलवायु है। जलवायु मौसम क्या है, तो वायुमंडल की औसतीय दशा। वायुमंडल में क्या क्या होता है, आर्द्रता, वर्षा, वर्षण, वायु दाब वगैरह। तो उतना लेंगे इसको नहीं, हम लेके कर रहे हैं। ये हो गया। फिर आपको वायु और पवन, दूसरा जो टर्म है वो वायु एवं पवन, एयर एंड विंड। एयर एवं विंड दोनों दो चीज है, हम लोग इसको ध्यान दें। तो वायु आप पढ़ते हैं फिजिक्स में, जहाँ तक सब जगह पढ़ा जाता है, यह विभिन्न प्रकार के गैसों का यांत्रिक मिश्रण है। एक ख्याल रखें, आप पहले से ही जानते हैं मिश्रण यौगिक पर कोई चर्चा अभी तो केमिस्ट्री हो जाएगा, तो जिसमें आप पहले से जानते हैं कि एयर में क्या क्या होता है। 78% नाइट्रोजन, नियर अबाउट 21% ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% वगैरह। यह विभिन्न प्रकार के गैस मिश्रण का अर्थ होता है जिसके घटक को अलग किया जा सके, लेकिन यौगिक में अलग नहीं किया जाता। ये क्या रखेंगे, तो वायु विभिन्न प्रकार के गैसों का डिस्क्रीट मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज, या विभिन्न प्रकार के गैसों का यांत्रिक मिश्रण है। और भी कर देते हैं, यह एक प्रकार का अदिश राशि जिसको कहते हैं, अदिश। अदिश मीन्स स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि होती है, क्या रखेंगे। जबकि पवन जो होती है वह पवन विंड। तो जब यहाँ पर हमने इसको कहा कि एयर जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो तत्काल में यह
वेक्टर क्वांटिटी मीन्स यह क्या है, सदिश है। अब होता क्या है यह हम आपको चर्चा कर रहे हैं। तो पवन जो कहते हैं, वायु का किसी खास दिशा में बहना या चलना पवन कहलाता है। ब्लोइंग ऑफ एयर इन पार्टिकुलर डायरेक्शन इज टर्म्ड एज विंड। समझ गए? तो ये सिंपल भाषा में है, लेकिन इसको और थोड़ा चैप्टर पढ़े तो वायु का धरातल के समानांतर, पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, टू द अर्थ सरफेस, वायु का धरातल के समानांतर चलना पवन कहलाता है। अगर यह वर्टिकल चलता है उदग्र रूप से तो उसको एयर करंट कहा जाता है, वायु धारा। और पवन चलने के लिए दो स्थानों के बीच के वायु दाब में अंतर होना चाहिए। जब दो स्थानों के बीच वायु दाब में अंतर हो जाता है तो उसी को दाब प्रवणता कहा जाता है। ख्याल रखेंगे, दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट। पवन जो चलती है दाब प्रवणता के कारण चलती है। दाब प्रवणता होता क्या है, जब दो स्थानों के बीच में वायु दाब का अंतर हो जाता है। तो क्या समझिए आप, ब्लोइंग ऑफ एयर इन पार्टिकुलर डायरेक्शन इज टर्म्ड एज विंड। विंड एक्ट एज ए वेक्टर क्वांटिटी। और पवन जो चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, कितना तीव्रता से चलेगा यह निर्भर करेगा कि दाब प्रवणता का मान कितना अधिक है। दाब प्रवणता का मान अगर 0 हो जाएगा तो पवन नहीं चलेगी। आई होप समझ गए होंगे इसको। और क्या एक आता है टर्म हीम, जिसको आप अभी तक बोलते आ रहे हैं, बर्फ तथा हिमानी, मीन्स आइस एंड ग्लेशियर। आइस एंड ग्लेशियर। तो पहले हिम होता क्या है इसको समझे। आइस यह जलवाष्प का अत्यंत संघनित रूप होता है। मोर एंड मोर, प्रेजेंट फॉर्म में लिखती है, मोर एंड मोर कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जलवाष्प का अत्यंत संघनित रूप, जब आगे टर्म आएगा वर्षा और वर्षण में तो वहां पर हम फिर चर्चा करेंगे। यह जलवाष्प का अत्यंत संघनित रूप होता है। जल संघनन के लिए अनेक सारे फैक्टर कारक जिम्मेदार होता है, लेकिन मेन फैक्टर जो होता है टेम्परेचर का लो होना। लो टेम्परेचर जब होगा तभी ये कोस पाला सब कुछ, तो बहुत सारा टर्म है लेकिन मुंह कर लिए। तो हीम जिसको आप बर्फ बोलते हैं, जलवाष्प का अत्यंत संघनित रूप क्या कहलाता है, बर्फ यानी हिम कहलाता है। और हिम का चलता फिरता रूप ही हिमानी कहलाता है। हिमानी, हिमानी इसको इंग्लिश में आप ग्लेशियर बोलते हैं, ग्लेशियर। तो काइनेटिक या ये मोबाइल फॉर्म ऑफ आइस, यानी हिम का गतिमान रूप, हिम का गतिमान रूप हिमानी कहलाता है। आप समझ गए होंगे हिम और हिमानी। और क्या है, वर्षा एवं वर्षण, वर्षा एवं वर्षण।
तीसरा है चौथा चौथा वर्षा एवं वर्षा रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन दोनों देव चीज है। तो अभी पहले इसको समझ लेते हैं तब चर्चा करते हैं। तो वर्षा जो है वर्षा क्या है, यह जलवाष्प का सिंपली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जलवाष्प का सिंपली यह साधारण जो संघनित रूप होता है उसको हम लोग वर्षा कहते हैं। समझ गए। और देखेंगे अभी हमने बात किया था आइस, तो वर्षा के बाद जो होता है स्नो होता है। तो इसके बाद इसी में जो और संघनित हो जाता है मोर कंडेंस, तो उसको स्नो कहते हैं, हिंदी में तुषार। तो सबको थोड़ा हौच-पच हो जाएगा, एक सेम वर्ड लिए हैं। तो अत्यंत संघनित रूप होता है हिम, जिसको आप बर्फ बोलते हैं, आइस। जब कम सबसे कम होता है तो सिंपली उसको वर्षा कहते हैं। और वर्षण जो होता है वह यानी जल का वैसा स्वरूप जिसमें ऐसे शॉर्ट में कर देते हैं रेनफॉल यानी वर्षा का जल एंड मेल्टेड आइस collectively termed as precipitation। माने वर्षा के जल में अगर हिम, जिसको आपने क्या कहा है बर्फ, तो का पिघला हुआ रूप माने उसका भी जल जब मिल जाता है तो दोनों मिलके वर्षण कहलाता है। ध्यान से जब भारत की नदियां हम लोग पढ़ते हैं तो भारत की नदियों को उत्पत्ति के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। एक जो है हिमालय की नदियां, जिसको उत्तर भारत की नदियां कहता है, और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां यानी जिसको दक्षिण भारत की नदियां कहते हैं। तो वहां पर अंतर में हम लोग पढ़ते हैं ये हिमालय की नदियों के जल का स्रोत जो है वो वर्षण है, मतलब वहाँ हिम भी बनता है या पिघल के जल का रूप ले लेता है। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियां मतलब दक्षिण भारत की नदियां, तो दक्षिण भारत में तो हिम बनता है, इसलिए हाई टेम्परेचर होता है। तो दक्षिण भारत के नदियों के जल का स्रोत केवल वर्षा है। आई होप समझ गए। दूसरा चीज इससे जोड़ दिए हैं और भी कुछ है, कोहरा और कुहासा। कोहरा एवं कुहासा। कोहरा को अंग्रेजी में कहते हैं फॉग एंड मिस्ट। दोनों दो चीज है, अभी सीजन है, आप लोग देखेंगे। तो अभी तो आपके पास ऐसे समझ लीजिए, कोहरा मीन्स फॉग, एक है कुहासा। कुहासा जिसको मिस्ट इंग्लिश में बोलता है, इसका दूसरा नाम ये भी है, बोलते हैं हम लोग व्यवहारिक में धुंध छाए हुए। तो अभी तो नवंबर है, आपका धुंध या कुहासा है। आप देखेंगे तो जहाँ पर टेम्परेचर जो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी देखेंगे घेर रहा है, लेकिन अभी नगरीय क्षेत्र में जहाँ ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन है, टेम्परेचर ज्यादा है विथ रेस्पेक्ट टू रूरल एरिया, वहां पर मतलब अभी भी नहीं है। ये बहुत लो टेम्परेचर हो। इसके दो डिटर्मिनेंट है, दो आधार पर आप कुहासा कोहरा को और संभल के बोलेंगे। जब अधिक ऐसे समझ में ये मोर कंडेंस्ड होता है, मोर कंडेंस है, ये जो होता है लेस कंडेंस्ड, मतलब ये ज्यादा घना होता है कम घना होता है।
तो इसी के लिए घना होना क्या है, संघनन पर निर्भर करता है। और इसकी जो होती है लेस विजिबिलिटी होती है। ये जो निर्धारण करते हैं, ये जो होता है मोर विजिबिलिटी, मोर विजिबिलिटी मतलब अभी जो है से आपका कोई ट्रेन वगैरह जो चलती है, प्लेन जो उड़ान भरने में लैंड करने में दिक्कत नहीं होती। जब यही हम लोग मिड दिसंबर और मिड जनवरी तक आते हैं तो टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, तो उस समय देखते हैं ट्रेन बहुत स्लो चलती है, सिग्नल नहीं दिखाई देता है, इसका मतलब विजिबिलिटी घट जाती है। विजिबिलिटी इसका जो है ये लेस देन 1 किलोमीटर, एक इतना ही हो जाता है। और इसमें जो है ये 3 किलोमीटर तक अभी तक आप देख सकते हैं। ये ज्यादा घना होता है। और यही देखते हैं जो दो शीतकाल में आप देखेंगे पेड़ के नीचे जाएंगे तो ये टपकते जो रहता है, पर्कोलेटिंग जिसको कहते हैं, टपकते जो रहता है बूंद बूंद के रूप में, वाटर ड्रॉपलेट के मतलब के रूप में रहता है, तो आप समझ लेंगे कि यह क्या है, कोहरा है। और समझ के बोलेंगे तो ये लिख दिया अधिक संघनित है, तो यही कारण है जो जलबूंद के रूप धारण कर लेता है। ज्यादा संघनित होगा तो दिखाई नहीं देता है। इसके बीच अगर विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से कम हो जाती है तो फॉग कहलाता है, विजिबिलिटी 3 से अधिक होती है तो इसमें कोई समस्या नहीं होती है। आई होप समझ गए होंगे। ऐसे ही और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बहुत सारे ज्योग्राफी में टर्म है हम लेके आएंगे, आप इसको देखिए और टर्म ही नहीं समझिए, परीक्षा के लिए यूजफुल है। थैंक यू।